बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो अमेरिका की धमकी, जिसका किसी को ख्वाब ख़याल में भी नहीं था कि इतनी संगीन और इतनी सख्त किस्म की इंतबाही धमकी, बल्कि ऐलान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए आएगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई शुरू की है तौहीन अदालत या डिसिप्लिन के हवाले से, आइन के मुताबिक पीटीआई के 2 बदज़बान वज़ीरों के ख़िलाफ़, उसके बारे में इमरान खान की सोच क्या है, ये एक बड़ी अनोखी दिलचस्प बात है। और तीसरा ये है कि जेयूआई के रहनुमा राशिद महमूद साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल अली भुट्टो जरदारी साहब से 3 सवालात किए हैं, और वो बड़े दिलचस्प हैं। अगरचे लोगों को वो सवालात का मामला पहले से भी पता है, लेकिन इसके पीछे डील क्या है, ये सवाल क्या थे और इन सवालों के जवाब क्या बनता है, और फिर बिलावल ने क्या हासिल किया, इस पर मुख्तसरन बात होगी। तो शुरू में अमेरिका की धमकी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी जो है वो अमेरिका से मुतसादम है और अलग है। बिलवास्ता तौर पर उन्होंने पाकिस्तान पर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया है, और ये कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया जल्द ही पाकिस्तान से ताल्लुकात पर नज़र-ए-सानी करने वाली है। यानी ये नहीं कहा कि नज़र-ए-सानी कर सकते हैं, बल्कि ये कहा है कि नज़र-ए-सानी करने वाली है। गोया कि नज़र-ए-सानी का फ़ैसला हो चुका है, और उसका ऐलान जो उसके हवाशी वगैरह तय हो जाएंगे निक्सी के दुरुस्त करके, तो ये ऐलान कर दिया जाएगा। ताल्लुकात पर नज़र-ए-सानी का मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपना सिफारती ताल्लुकात का जो दर्जा है अब वो कुछ कम करेगा। उसमें उसकी तफसील में क्या कुछ आएगा ये अभी बताने का मौका नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए परेशानियों और मुश्किलात का, बल्कि पाकिस्तान की हरासमेंट का सबब बनेगा। और इसकी वजह हम अमेरिका को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि अमेरिका अपनी नाकामी का बदला हमसे ले रहा है, या कोई भी इस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं अमेरिका से हमें खैर की तवक्को नहीं। लेकिन ये हमें तब सोचना चाहिए था जब हमने अमेरिका की गैर मशरूत ग़ुलामी का फ़ैसला किया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। इससे पहले ज़िया-उल हक के दौर में अमेरिका से अमेरिका की इताअत का एक सौदा हुआ था, लेकिन उस इताअत में पाकिस्तान की कुछ न कुछ खुद मुख्तारी ज़िया-उल हक ने बरकरार रखी थी, और वो ज़माना भी ऐसा था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए इक़दामात कर सकता था, और अपने तावन का बदला है वो भी मुनासिब मिक़दार में ले सकता था। लेकिन मुशर्रफ के दौर में जो गैर मशरूत ताबेदारी इख्तियार की गई और जो अब तक जारी है, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है, और उसमें कुछ अफ़गानिस्तान के मामलात में हमारी पॉलिसी के भी ताल्लुक़ है। जैसा कि आज मियाँ नवाज़ शरीफ ने लंदन से एक बयान में कहा है, कल कहा है, आज अखबारात में छपा है मुख्तसर तौर पर, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद कर देनी चाहिए। ये बड़ा अहम बयान है। अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत का हमें जितना अब तक नुकसान हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान हमें होने वाला है अगले दिनों में, अगर हमने ये मुदाखलत बंद न की। क्योंकि तालिबान की तरफ से उनका एक स्टैंडिंग मौक़िफ़ है कि वो ड्यूरल लाइन का मसला उठाएंगे, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए तबाहकुन होगा, और पाकिस्तान इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है। तो मुनासिब रास्ता ये है जो हर समझदार आदमी को नज़र आ रहा है, और ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दानिशमंदी नहीं चाहिए। वो ये है कि हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत क़तई तौर पर बंद कर दे, और अफ़गानिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रखे, चाहे वहाँ किसी की भी हुकूमत हो। इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, तो तालिबान से दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती ही वो चीज़ है जिससे हम तालिबान को ड्यूरल लाइन का मसला उठाने से रोक सकते हैं। पाकिस्तान ने माजी में कामयाबी से अफ़गान हुक्मरानों की इस ख्वाहिश को दबाए रखा, और ये सिर्फ तालिबान की ख्वाहिश नहीं है, ज़हर शाह की भी थी, और फिर जब वो अफ़गानिस्तान पर सोवियत ब्लॉक का कब्ज़ा हुआ तो तब भी थी। लेकिन सोवियत कब्ज़े के ज़माने में अफ़गानों को इस मसले की तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला, और यही सूरत हाल बाद में तालिबान के जो कब्ज़ा था अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाके पर, और जिसकी नतीजे में एक किस्म की खाना जंगी छिड़ गई, और फिर बाद में अमेरिका आ गया। तो ये जो 3 अशरे गुजरे हैं, तो इसमें अफ़गानों को ये ड्यूरल लाइन के मसले पर सोच विचार का मौका ही नहीं मिला, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन अब वो निस्बतन फुर्सत में है। उनकी जायज़ हुकूमत को अमलन दुनिया के बहुत से ममालिक ने एक तल्ख़ या नापसंदीदा हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया है। तावन के इशारे भी मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर यह बात बहुत अहम है कि चीन और सऊदी अरब दोनों
तालिबान के पीछे खड़े हैं। और ये सऊदी अरब वाला मामला बहुत ही हैरत अंगेज़ है, क्योंकि सऊदी अरब और अमारात के बारे में ये समझा जाता था कि वो तालिबान के दुश्मन है, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की, शायद उसकी वजह से या जुज़वी तौर पर उसकी वजह से और कुछ दीगर वजूहात की बुनियाद पर सऊदी अरब ने तालिबान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर ये 3 शर्तें लगाई हैं। एक तो ये है कि जब तक तालिबान अब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान नहीं करते, उस वक्त तक उनकी हुकूमत को पाकिस्तान तस्लीम ना करे। दूसरी शर्त ये लगाई है कि अब वहाँ से जो अफ़गान बाशिंदे मुल्क छोड़ना चाहते हैं, उनका इनखला मुकम्मल होने तक पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम ना करे। और तीसरी शर्त यह है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे। नाज़रीन, आप गौर फरमाइए, ये तीनों मुतालबात मुबहम हैं और वेग हैं, इसलिए कि ये कैसे पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान से निकलने की ख्वाहिशमंद तमाम अफराद अफ़गानिस्तान से निकल गए हैं। दूसरी बात, ये फतवा सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा और कौन देगा कि तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ को तस्लीम कर लिया, क्योंकि ख़वातीन के हकूक़ को तस्लीम करने का ऐलान तो तालिबान कर चुके हैं। मतलब ये है कि जब अमेरिका को ये इत्मीनान होगा कि तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दिला दिया है, तब इस बात को यकीनी समझा जाएगा। इसी तरह दहशतगर्दी का मसला है, तो इसमें अर्ज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी और मुल्क में दहशतगर्दी एक तवील अरसे से नहीं हो रही। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये शुबा ज़ाहिर किया जा सकता है कि यहाँ सरहदी सूबों में, दोनों सरहदी सूबों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनमें उन लोगों का हाथ है जो अफ़गानिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी मुल्क को अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की शिकायत नहीं है। तवील अरसे से दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी कोई दहशतगर्दी नहीं हुई है जिसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हों या पाकिस्तान से मिलते हों। तो फिर ये गोया कि शर्त एक किस्म का ना मानने का बहाना है, और पाकिस्तान को उन्होंने हुक्म दे दिया है कि तालिबान को तस्लीम ना किया जाए। पाकिस्तान अगर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेता है, तो चीन ने तो अमलन पहले ही तस्लीम कर लिया, उसके साथ ही सऊदी अरब, तुर्की और कुछ दूसरे मुल्क भी, कतर वगैरह भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान अमरीकी हुक्म का ग़ुलाम है। पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान नहीं करेगा, और इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सबक सिखाने पर तुल गया, जिसका उसने बाकायदा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का इशू जो है, ये आम तौर पर इसे देखा जा रहा है कि ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल का बाइस बनेगा, क्योंकि पस मंज़र आप जानते हैं कि एक आज़म सवाती और एक फवाद खान, इन दोनों ने नहायत बदतमीज़ किस्म के और बेहुदा किस्म के अल्फाज में इलेक्शन कमीशन की तौहीन की थी और उसकी इदारे पर सवाल उठाया था। आज़म सवाती ने तो हद ही कर दी थी, उसने कहा था कि इस इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, और फवाद खान ने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन सियासी जमात का दफ्तर बन चुका है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास मुनक़्क़द किया, जो परसों हुआ और कल भी हुआ। उसमें ये तय किया गया कि इन बयानात पर एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन का जो प्रोसीजर है वो उन्होंने ये बताया है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन के अमले को हदायत की गई है कि वो तमाम रिकॉर्ड मंगवाए, और इन दोनों वज़ीरों का नहीं बल्कि ईवान सदर में जो खुराफात बोली गई उसका रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। ईवान सदर में वहाँ जो बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका, आरिफ उल्वी, उसने इस बात का एहसास किए बगैर कि उसके पास कौन सा ओहदा है, कौन सा मनसब है, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से इंतहाई सख्त बदतमीज़ी के साथ ये सवाल किया कि तुम लोग कब इस्तीफ़ा दे रहे हो। तो उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और रिकॉर्ड तलब करने के बाद इनको नोटिस जारी किए जाएंगे तमाम शवाहिद एक तरतीब के साथ लगाकर, और नोटिस का जवाब मांगा जाएगा, और जवाब ना आने की सूरत में या जवाब ना तसल्ली बख्श होने की सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाखबर ज़राए, बाखबर सहाफ़ी, एक नहीं बहुत सारे, ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन माजी के मुकाबले में इस बार संजीदा है और वो एक्शन करेगा। वो एक्शन क्या हो सकता है? तौहीन अदालत पर सज़ा हो सकती है, नाअहली हो सकती है, ये 2 काम हो सकते हैं। या तीसरी सूरत ये है कि ये वज़ीर माफ़ी मांग ले, लेकिन माफ़ी मांगने के मूड में वो नज़र नहीं आते, क्योंकि जब ये नोटिस जारी होने की खबर आई तो साथ ही वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ये ट्वीट भी सोशल मीडिया पर आ गया कि जब आपका कंडक्ट सियासी होगा तो एतराज़ तो होंगे। ये इसका मतलब ये है कि वो अपने बयान पर कायम है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो ये इल्ज़ाम बदस्तूर दोहरा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी सियासी जमात का अखाड़ा बना हुआ है, किसी सियासी जमात के हाथों में खेल रहा है, और वो ये वही बात है जो फवाद चौधरी ने
3 दिन पहले की थी कि इलेक्शन कमीशन को सियासत का शौक़ है तो ओहदा छोड़े और सियासत के मैदान में आ जाए। माजी में भी इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने इसी किस्म की बदतमीज़ी की एक तहरीक चलाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया था और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। लेकिन इस बार जो इस्लामाबाद के साफ़ी हैं और जो मुतल्लिका हल्के हैं, वो कहते हैं कि इस बार इलेक्शन कमीशन माजी का इआदा नहीं करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है जो हुकूमत के मुखालिफ अनासर हैं, अवाम में वो खुश हैं कि हुकूमत की पकड़ के दिन आ गए। ठीक है, हुकूमत की पकड़ के दिन आ गए, इसमें मुझे भी कोई शक नहीं, और वो हुकूमत पकड़ में है और उससे निकलने वाली नहीं है। लेकिन इमरान खान की गेम क्या है? कल ये इन्होंने पंजाब के वज़ीरों से और दूसरे वफाकी वज़ीरों से भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से बात की, और जो ख़बरें पीटीआई के हलकों से, सूबाई हलकों से जो सामने आई हैं, वो अखबार नवीसों तक पहुँची हैं, उनसे पता चलता है कि इमरान खान बहुत बदमज़ा है, बहुत मायूस और बहुत मुश्तिल है और बहुत गुस्से में है। उसने वज़ीरों के साथ, पंजाब के ओहदेदारों के साथ इंतहाई बदतमीज़ी के साथ बाज़ पुरस की है, जिसका इन लोगों ने बुरा भी मनाया। लेकिन ज़ाहिर है बुरा मनाया है, वो नौकरी तो नहीं छोड़ सकते। आखिरी मरतबा नौकरी मिली है लोगों को, पहली और आखिरी मरतबा, तो नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन दिल ही दिल में वो इस बात पर रंजीदा है कि इमरान खान ने उनकी इतनी बेइज्जती की है। तो इमरान खान की गेम ये लगती है, ज़ाहिर है सबूत तो मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, लेकिन करीना जो है वो सबसे बड़ा अहम सबूत जो है वो करीना हुआ करता है। और करीना ये बता रहा है कि इमरान खान को चूँकि पता चल गया है कि उसके जो बुजुर्गवार हैं वो अब उसके सर पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने हाथ उठा लिया है। ये नहीं है कि वो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टवा देंगे, लेकिन ये है कि वो इमरान खान को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है कि भाई हम एक तरफ है। और उसकी वजह भी है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जितनी गाली अवाम में दी जा रही है इस वक्त, उसका हदफ कौन कौन है उन्हें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इमरान खान को भी पता है। वो इससे अब यानी क्या कहते हैं कि उनकी बस हो गई है और वो मज़ीद इमरान खान को सहारा देने की पोजीशन में नहीं है। और अपोजिशन ज़ाहिर है वो इमरान खान को गिराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इमरान खान को गिराने के लिए अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है, और वो मुत्तहिद नहीं हो सकती, जिसकी झलक आप मौलाना राशिद महमूद के सवालात से मिल सकती है। तो इमरान खान की गेम ये है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, जो लगता है करीनों से कार्रवाई करे, ताकि उसके जवाब में हम ज़्यादा सख्त रिएक्शन दें और एक ऐसा बहरान पैदा हो कि जिसके नतीजे में ये निज़ाम जो है वो लपेटे बगैर कोई चारा न रहे। यानी अगर मेरी कुर्सी जा रही है तो फिर अपोजिशन को भी या किसी और को भी ये कुर्सी ना मिले, यानी ये मुल्क भी अगर भाड़ में जाता है इमरान खान के नज़दीक तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन। तो वो इमरान खान की सोच को मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। तो मतलब ये दोनों सूरतों में ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन संजीदा है, और वो संजीदा है, इस सूरत में भी बहरान बढ़ेगा, और जिस तरह इमरान खान बहरान को बढ़ाना चाहता है तो उस हवाले से भी बहरान बढ़ेगा। इस बहरान में जो वो ताकतें जो इमरान खान को हुकूमत में लाई थी, एक बहुत बड़ी जालसाजी और बहुत बड़ा फ्रॉड और पाकिस्तान के अवाम से बहुत बड़ा धोखा करने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान की हुकूमत पर नाजायज़ तौर पर मुसल्लत किया गया था। तो इन हलकों के पास भी इस बहरान के हल की चाबी नहीं है, सिवाय इसके कि वो बराह रास्त मुदाखलत करें, और बराह रास्त मुदाखलत इस मरतबा फाइनल बर्बादी का पेश खैमा होगी। तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये एक ऐसी दलदल हमें फंस गए हैं जिसमें अपोजिशन भी मुत्तहद होती नज़र नहीं आ रही। ये मैं कोई अपनी तजवीज़ नहीं दे रहा, कोई मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अमलन सूरत हाल ये है कि बहरान की चाबी किसी के पास भी नहीं है, और बहरान एक नहीं है, कई हैं। माशी बहरान जो है वो संगीन तर होता जा रहा है, जिसका एक मज़हर आपने डॉलर की कीमत में देखा, जो 169 रुपये का हो गया है, और बल्कि 170 रुपये का हो गया है। तो इस कीमत के बाद पाकिस्तान में जो महंगाई का अजाब आएगा, मज़ीद एक अजाब तो चल रहा है ना, अजाब तह दर तह अजाब, तो ये अजाब में मज़ीद इजाफा होगा। तो उसके बाद पब्लिक में अनारकी की फ़ज़ा कुछ भी हो सकती है, एक बम फट सकता है जो पाकिस्तान के निज़ाम के लिए ख़तरा हो सकता है, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसकी पूरी सोसाइटी के लिए। और नाज़रीन, ये बात कुछ माहिरीन मईशत ने कही है कि महंगाई और अफरात ज़र के हवाले से डॉलर की हकीकी कीमत 112 रुपये है, और 170 रुपये जो है ये इमरान खान का डाका है। यानी 12 रुपये, 70 में से 12 निकालें तो 58 रुपये बनते हैं कि 58 रुपये का डाका इमरान खान मार रहा है। और ये बात
کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ کل ہی دواؤں کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے، یہ شاید 8واں اضافہ ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے حکم کے بغیر یہ اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دواؤں میں اور سبزی کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ سبزی کی قیمت منڈی ناجائز طور پر بڑھا سکتی ہے، جس کا گورنمنٹ ایکشن لیا کرتی ہے، لیکن دواؤں کی قیمت منڈی از خود نہیں بڑھا سکتی۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے تحت حکومت اجازت دیتی ہے، تب دواؤں کی قیمت بڑھتی ہے۔ اسی طرح ڈالر جو ہے وہ بھی عمران خان کے حکم کے بغیر مہنگا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پاکستان کی معیشت کو اس حد تک یہ شخص تباہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کی حکومت نہ رہے تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت پاکستان کے ان بحرانوں سے نمٹنے کی اہل نہ ہو۔ اور یہ وہی بات ہے جو چودھری شجاعت نے، ہے تو وہ عمران خان کا چمچہ، لیکن اس نے یہ بات کی تھی آج سے 6-7 مہینے پہلے کہ اگر یہی حالات رہے تو 6 مہینے کے بعد کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ وہی صورتحال بن رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں راشد محمود صاحب کے سوالات، انہوں نے جو پہلا سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب بتائیں کہ سینٹ کے جو ناجائز چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب، صادق سنجرانی، نام دیکھیے صادق، لیکن وہ جعل سازی سے سینٹ کا چیئرمین بنا، اور اس کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی جعل سازی سے ناکام کی گئی۔ تو راشد محمود صاحب کا پہلا سوال یہ ہے کہ بلاول بتائیں کہ سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کس کے کہنے پر آپ کے ڈیڈی نے ناکام بنائی؟ یعنی اس وقت جو اپوزیشن کے ووٹ تھے اچانک کم ہو گئے تھے گنتی میں، تو یہ راشد محمود صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ڈیل کا نتیجہ تھی۔ پیپلز پارٹی نے ڈیل کی تھی کہ ہم یہ تحریک ناکام بنائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن نے کھڑا کیا تھا شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے لیے، تو پیپلز پارٹی نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ اپوزیشن جب امیدوار کھڑا کرتی ہے تو چاہے اس کے ووٹ کم ہوں یا زیادہ ہوں یا مقابلے کے ہوں، کتنے بھی ہوں، اس کا ہارنا کتنا ہی یقینی کیوں نہ ہو، اپوزیشن کی تمام ارکان اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا کرتی ہے، تمام ارکان ووٹ دیا کرتے ہیں۔ تو اپوزیشن میں انہوں نے، پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیے۔ تو راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ اور تیسرا سوال کہ جب مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن نے صدر کے انتخاب کے لیے نامزد کیا اور وہ صدر بن سکتے تھے، یہ ان کے الفاظ نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن گنتی کی ایسی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صدر بن سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو، جو عمران خان کا خاص یار ہے، اس کو کھڑا کر دیا تاکہ مولانا فضل الرحمان کو پورے ووٹ نہ ملیں اور وہ صدر نہ بن سکے۔ تو یہ کیا ڈیل تھی؟ تو جناب ڈیل مختصراً یہ تھی کہ آپ کو ہم سندھ کی حکومت نہیں چھیڑیں گے اور پنجاب کی حکومت بھی آپ کو دیں گے۔ اس مفروضے پر یہ پیشکش کی گئی تھی کہ مسلم لیگ چونکہ عمران خان کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے، بہت زیادہ خلاف ہے، اس کی ڈسی ہوئی ہے، تو مسلم لیگ کو بھاگ کر بلاول کا ساتھ دے گی، لیکن وہ مسلم لیگ نے یہ کھیل بگاڑ دیا۔ تو یہ راشد محمود صاحب جو ہیں اسی ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اب اس ڈیل کی تفصیل بیان کرنا بیکار ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں بلاول نے کیا کمایا؟ یہ کمایا کہ ان کی جمہوری کریڈنشل جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر، الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو جو نتیجہ ملا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ پر میں اپنا بلاغ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔